चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हमारा देश भारत। ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा रहने वाला है और पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं। ये जो चैप्टर है डीएसएसबी, केवीएस और अन्य गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें एक एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीटेट के नोट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, देखिए भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, क्योंकि उत्तर में यहाँ पर क्या है, हिमालय है जो कि ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। ये सभी मिलकर भारत की भौगोलिक विस्तार वाला देश एक बनाते हैं। यानी कि ये जो चारों जो चीज़ें हैं ये भारत को एक अन्य रूप प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप स्थल वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे भारत देखिए तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। पूरब में जैसे आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि तीन तरफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि उत्तर में तो भारत के हिमालय है, तो इसलिए यही प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाएगा। चलिए देखते हैं आगे। भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32,000 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग कितना है? 3200 किलोमीटर। तो उत्तर से लेके और दक्षिण तक की जो दूरी है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। और पूरब से लेके अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये आपको सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए ये सारी दूरियाँ। अब यहाँ पर देखिए, ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, तटीय भाग एवं द्वीप मरुस्थल स्थल रूपों के विभिन्नताओं को दर्शाता है। यानी ये कई तरह के विभिन्नताओं को दर्शाता है, ये जो दूरी जो यहाँ से दिखाई जा रही है आपको। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है, वनस्पति हैं, जो वन्य जीव हैं, उनके साथ भाषा संस्कृति में भी बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये जो दूरी है, जितनी दूरी है, इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की भिन्नताएं देखने को आपको मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग राज्य में ये बटा हुआ है इतनी दूरी। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। तो ये जितनी भिन्नताएं हैं उस सभी में एकता आपको देखने को मिलेगी। हमारी परंपराओं में दिखता है कि हमारी परंपराओं में यही दिखता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए, यही कारण है कि जो भारत एक राष्ट्र में बंधा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे संस्कृतियाँ अलग हैं, भाषा अलग हैं, ठीक है, बोली अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ये भी अलग है, एक जगह से दूसरी जगह पे भिन्न दर्शाता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या हैं, एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। यही हमारी एकता की पहचान है। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2011 में भारत की जो आबादी थी वो 120 करोड़ से अधिक है। मतलब कि वर्ष 2011 में जो भारत की आबादी है वो कितनी हो चुकी है? 120 करोड़। लेकिन वर्तमान समय 2024 के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की जो आबादी है वो दुनिया की सबसे प्रथम पे आ चुकी है और 140 करोड़ की आबादी भारत की अब देखी जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है स्थिति का मतलब है भारत की स्थिति में दर्शाया गया है, यानी कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे वो कहाँ पर स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा से 32.5 डिग्री उत्तर लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। मतलब कर्क रेखा जो है इसकी 23.5 डिग्री मतलब कि हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की और भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 मिनट उत्तर तथा 37.6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68.7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 पूरब देशांतर के बीच है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए कहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है, देखिए यहाँ पश्चिम में देखेंगे आप तो 68 डिग्री 7 मिनट के रूप में आपको दर्शाया गया है। यहाँ से जो इसकी दूरी है, यहाँ से देखिए इसकी दूरी जो है 2900 किलोमीटर के लगभग में आपको दर्शाया गया है, जो कि आपकी पश्चिम से पूरब तक की है। यहाँ पे जो पूर्व की जो डिग्री है देखिए वो 97
डिग्री 25 मिनट की दिखाया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ऊपर देखिए यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट दिखाया गया है। तो ये आपका ऊपर उत्तर की तरफ पड़ता है और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट आपको दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाया गया, जिसकी दूरी भी आपको दिखाई गई है, ठीक है, कि कितनी है, 3200 किलोमीटर के लगभग में। और भारत की जो मानक समय है, मतलब मानक जो याम्योत्तर जो माना गया है, वो आपका है 82.5 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जो रेखा है ये 82.5 डिग्री आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए कर्क रेखा जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कुछ आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आप मैप ध्यान से आप देखिएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा मैप, कुछ इस प्रकार से मैप रहने वाला है, ठीक है। इसमें एक एक वर्ड आपको दिखाया गया, आप जब इसको ग्लोब पे देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे है, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, मतलब भारत की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता है। यानी कि 29 डिग्री का अंतर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है देशांतरीय में। यहाँ पर देखिए दो अंतर दिखा सकता है। इस तरह की दूरी पर हम स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे होता है। यानी 29 डिग्री को हम किस में माप सकते हैं, 29 डिग्री को लगभग हम 2 घंटे के बराबर मापते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 2 घंटे का होगा, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको 15 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो 2 घंटा यानी कि 30 डिग्री, तो लगभग 29 डिग्री का यहाँ पे आपको दिखाया गया अंतर। जैसा कि अपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट है। 4 मिनट का अंतर होता है क्योंकि पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो आपको याद रखने की बात है कि जो पश्चिम में जो गुजरात है, ठीक है, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का जो उदय हो लगभग 2 घंटे पहले ही हो चुका होता है और 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य का उदय होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। तो मैंने आपको उस ग्राफ में दिखाया है। देखिए मानक जो समय है, देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ देखिए ये मैप है, यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ इस तरीके से आपको कटता हुआ दिख रहा है। इसी को हम बोलते हैं मानक याम्योत्तर रेखा, ठीक है। आगे देखिए भारत के पड़ोसी देश, और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो गुजरात है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा गुजरात है और यहाँ से हमारा जो समय है वो देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा मानक रेखा जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए नीचे आते हैं। नीचे है भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थिति, जो 7 देश हैं वहाँ पे स्थलीय सीमाएं होती हैं, सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं, भारत की जो बाउंड्री है वहाँ से 7 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तिब्बत है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाया गया। और ये जो है ये आपके जल के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आइए आप, यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। तो कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी नहीं हैं, तो वो कौन से 2 देश हैं। तो पहला देश आपका है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये भी हमारे पड़ोसी देश ही हैं, लेकिन ये समुद्र में स्थित 2 द्वीप। इन पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो देखिए पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच हुई है और यही दोनों देशों को अलग भी करती है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित किया गया। तो वर्तमान में भी इतने ही हैं ये, ठीक है। ये देखिए भारत का भौतिक ये कुछ मानचित्र आपको दिया गया है, जिसमें आपको दिखाया गया झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी, ये चारों नदियां मिलकर सिंधु नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं और सिंधु को अपना जल वहां पे प्रवाहित करती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यमुना नदी, गंगा नदी, तो यमुना नदी भी अपना गंगा नदी में क्या करती है, पानी को मिलाती है। यहाँ पे देखिए आगे कई सारी नदियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। आपको पता है कि जो दिल्ली है वो भारत की क्या है, राजधानी है, और राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, भाषाओं के आधार पर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ देखिए कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, ठीक है। नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी को ही हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं।
आगे देखिए सहायक नदियाँ। एक नदी या सरिता, सरिता नदी को ही कहते हैं, जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसी को हम बोलते हैं सहायक नदियाँ। ठीक है, आगे देखिए भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। पहला जैसे कि आपका पर्वत के रूप में आपको देखने को मिलेगा भौतिक आकृतियाँ जो हैं, पठार है, मैदान है, तट है और द्वीप समूह है। तो भारत के अंदर इस प्रकार से हमें आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय है, संतरी का कार्य करता है। ठीक है, जो भाई उत्तर के हमारा जो उत्तर की तरफ जो हमारा पड़ता है भारत के उत्तर में, वो हिमालय पर्वत पड़ता है, इसमें बर्फ़ है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है। हिम प्लस आलय का मतलब ही होता है बर्फ़ का घर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। देखो हिमालय जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम वृहत हिमालय कहते हैं, तो यानी कि सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है उसको हम वृहत हिमालय कहते हैं। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछेगा, या हम हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर, विश्व की जो सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल कहलाता है। ठीक है, तो मध्य का जो इलाका है उसे मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। ठीक है, 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाएं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, तो याद रखिएगा बीच और जो लास्ट में है दक्षिण में जो स्थित है उसको बोलते हैं शिवालिक। तो शिवालिक जो हिमालय पर्वत का जो 3 मुख्य श्रृंखलाओं में से लास्ट वाला शिवालिक है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का कौन सा मैदान स्थित है, तो उत्तरी मैदान स्थित है। मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। तो ये जो मिट्टी जो लाए हैं नदियों से, जो भी मैदान बना है, ये क्या करते हैं, उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी खेती हो सकती है। ठीक है, जलोढ़ जो निष्पेक्ष आए हैं उसमें खेती अच्छी होती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या जो है वो क्या है, अधिक वास करती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे जनसंख्या वास क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ भूमि है और जलोढ़ निष्पेक्ष द्वारा जो मिट्टी जो आती है बहकर वो यहाँ पर पाई जाती है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। तो भारत के पश्चिम में देखिए, ठीक है, पश्चिमी, ठीक है, जहाँ पे पश्चिमी इलाका है वहाँ पे भारतीय मरुस्थल है, यानी रेगिस्तान देखने को मिलता है। यहाँ शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। मतलब यह क्या है, बहुत ज़्यादा शुष्क है, गर्म है और रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना कि भारत के मरुस्थल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। मतलब उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है क्योंकि धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है यहाँ पे। इसी क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला, घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। मतलब क्या है, अरावली पर्वत है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, विश्व की क्या है, सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक कौन सी है, अरावली पर्वत, अरावली श्रृंखला। ठीक है, जो कि उत्तर पश्चिम में है। याद रखना है आपको कि उत्तर पश्चिम में ही अरावली श्रृंखला पाई जाती है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला विंध्या एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। देखो यहाँ पे देखिए, विंध्या एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये भी एक अपने रूप में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। तो विंध्या और सतपुड़ा से होते हुए नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। पूछ सकता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस 2 श्रृंखलाओं से होकर गुजरता है, तो भैया विंध्या एवं सतपुड़ा। ठीक है, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है, ये कहाँ से बहती है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो पश्चिम की तरफ ये बहती हैं नदियाँ, ठीक है, जो कि अरब सागर में गिराती हैं। ये 2 नदियाँ जो हैं, ठीक है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट यानी सहाद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट या सहाद्री कहते हैं और पूर्व में पूर्वी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। जो पश्चिमी घाट है वो एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, कहीं कहीं से क्या है, टूट रखा है वो, तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला होता है एवं लोहा अयस्क की प्रचुर मात्रा है। तो इन पठारों के अंदर कौन से पूर्वी घाट जो हैं, इनके अंदर कोयला, लोह अयस्क की जो मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित हैं। कौन से मैदान स्थित है, तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे होते हैं, काफ़ी संकरे देखने को आपको मिलेंगे। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षित चौड़े हैं। पूर्वी तटीय जो मैदान आपको देखने को मिलेंगे वो क्या है, अपेक्षित काफ़ी ज़्यादा चौड़े देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, संकरे नहीं है, छोटे नहीं है, अब चौड़े हैं।
वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, वहाँ से पूरब की ओर बहने वाली कई सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से महानद, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी है। तो ये कौन सी नदी है जो कि पूरब से बहने वाली है? याद रखिएगा, पूरब से बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, तो ये पूर्व में जाके गिरती हैं। 2 नदियाँ पश्चिम में गिरती थी, ये 4 नदियाँ पूर्व में गिरती हैं। तो याद रखना ये नाम। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब ये पानी गिरने वाला होता है तो ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। आपको पता भी होगा कि जो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी के जो मुहाने हैं, ठीक है, वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो आपको याद होना चाहिए सुंदरबन डेल्टा किससे मिलकर बना है, तो गंगा व ब्रह्मपुत्र की सहायता से। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको कुछ इस प्रकार से चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सुनामी की कुछ झलक है। यहाँ पे देखिए, ये कुछ बच्चे हैं, पंखुड़ी विद्या कक्षा 8th बी वेदांता, ये कुछ क्या है कि सुनामी के बारे में कुछ इन्होंने अपने कविताएं लिखी हैं। आगे देखिए, भारत में 2 द्वीपीय समूह भी हैं। आपको पता होगा कि भारत के खुद के मतलब भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पहला है लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो कि अरब सागर में स्थित है। तो याद रखिएगा, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। केरल के तट से कुछ दूर पर प्रवाल द्वीप है। तो केरल से कुछ दूरी पर ही आपको प्रवाल द्वीप दिखने को मिल जाएगा। प्रवाल द्वीप जो है, देखिए यहाँ पे आपको प्रवाल देखने को मैं दिखाता हूँ, ये रहा प्रवाल द्वीप। ठीक है, केरल से कुछ दूरी पर ही स्थित है। ठीक है, मैं बताता हूँ प्रवाल होता क्या है। यहाँ देखिए प्रवाल क्या चीज़ है। यहाँ देखिए, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, मतलब जो समुद्री छोटे जंतु जो कंकाल होते हैं, जो मर के एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ये एक के ऊपर एक ये चिपकते जाते हैं, एक के ऊपर एक तय लगते जाते हैं, ये जिसे हम पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। तो जीवित पॉलिप मर जाते हैं तो उनका कंकाल क्या होता है, बच जाता होगा। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती जाती है, मतलब ये एक के ऊपर एक जमते जाते हैं। ठीक है, ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। तो प्रवाल द्वीप का निर्माण पॉलिपों के मरने के बाद उनके ऊपर जमा होने से, जो उनके कंकाल हैं उनके ऊपर एक के ऊपर एक जमा होने से प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। जैसा कि आप चित्र 6.4 में देख सकते हैं, ये रहा, इसे को ये तो दिख रहा है ना आपको, यही है प्रवाल द्वीप। आगे देखिए, आगे आपको दिखाया गया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की जो खाड़ी है वो क्या है, स्थित है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्व दिशा में स्थित हैं, वो कि बंगाल खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो अगर हम देखा जाए तो सुनामी भारत तट से टकराई थी। किसी प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती को सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग होती है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, सुनामी जो होती है एक विशाल ये तरंग होती है। ठीक है, सागरीय की एक विशाल तरंग होती है जो कि समुद्र से आती है और काफ़ी लंबी होती है वो, जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी समुद्र के तल पर ही वो क्या होती है, भूकंप आता है जब समुद्र में, तो सुनामी का उद्भव होता है। ठीक है, सुनामी आती है। तो सुनामी कब आती है, जब समुद्र के अंदर, समुद्र तल के अंदर क्या होता है, भूकंप आता है। तो भूकंप आने से सुनामी जो होती है वो आता है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर कुछ आपको दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे भारत कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखिएगा, मैंने सारा क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, एक एक वर्ड आपको समझाया हुआ है। लक्षद्वीप को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, इसको भी देखो यहाँ पे बताया, प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का जो निर्माण करती हैं वो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ ही हैं, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, क्योंकि आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं। तो यहाँ पे कनाडा के अंदर 6 हैं, 6 समय आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देखिए इसी प्रकार से भारत का भी जो छोर है, जो मतलब जो पश्चिमी और जो पूर्वी छोर है, ठीक है, वहाँ से जो बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के है। ठीक है, 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर स्थित है। तो यहाँ का जो समय भी है ना, उसमें भी कई
बहुत अंतर देखने को मिलता है, करीब करीब 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है यहाँ पर, ठीक है, भारत के अंदर। इसलिए पहले भारत के गुजरात में, पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है और बाद में भारत के गुजरात में दिखाई देता है, ठीक है। तो 2 घंटे का फ़र्क आपको देखने को वहाँ पे मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से एक एक क्वेश्चन उठाकर पेपर में कई बार देखने को मिलता है, उठा के पूछा भी हुआ है क्वेश्चन। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, तो शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, तो भारत एवं श्रीलंका, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था अभी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, तो लक्षद्वीप, यही है ना, अरब सागर के स्थित में भारतीय द्वीप समूह कौन से, तो लक्षद्वीप जो है वो भारत का क्या है, द्वीप समूह है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, मैंने आपको बताया था ऊपर, आपको जब मैंने शुरू में पढ़ा था, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी सागर में कौन से गिरती है, ठीक है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है कौन सी, तो ये जो आपको है ये सारा मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोट्स जो हैं हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे।